Hi everyone and a warm welcome to our amendments lecture. Before moving to the details, एक very important announcement with respect to a live batch, the one and only live batch that will be available for May 23 CA final paper number 4. So एक लाइव बैच हम अनाउंस करने वाले हैं, इसकी मैं डिटेल्स जस्ट ब्रीफली आपको दे रहा हूं, बाकी की डिटेल्स और आएंगी जस्ट अंडर 2 मिनट्स, प्लीज अंडरस्टैंड. The mode of coverage will be the same as we have kept till now. जो recorded batches रहते थे, comprehensive coverage batch, meaning which 100% concepts, important questions will be covered in the class. Normal हमारा हिसाब रहता था recorded lectures में 80 आवर्स के आसपास का, तो उसके अंदर अब लाइव इंटरेक्शन, थोड़ा सा मैं ओरल टेस्ट या ऐसा कुछ जो कोशिश करूंगा, तो उसमें हम उसका जो है वो ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे. तो 100 आवर्स के आसपास आप इसको लेके चलो. हो सकता है 2-3 घंटे ऊपर नीचे हो जाए. कंसेप्ट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे मैं 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा ले लूंगा. Right? So that is my complete promise with respect to that. It will be completely updated for May 23. May 23 की सारी amendments, if you are planning to go for this live batch, आप May 23 का amendment lecture को भूल जाओ, क्योंकि उसमें मैं आपको सारा कुछ amendment करवा के चलूंगा and entire thing will be completely updated. आपके पास ऑप्शन होगा फिजिकल बुक्स का भी और ई बुक्स का भी. ई बुक्स का सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रिकमेंडेड है जिन्होंने कहीं से भी कुछ भी और पहले पढ़ रखा है and they are aiming to go for this batch just for the complete concept clarity. तो वीडियो लेक्चर से वो काम हो जाएगा और आपको ई बुक्स तो मिल ही जाएंगी. राइट? ई बुक्स प्रिंटेबल नहीं होती कभी भी, तो इस चीज का ध्यान रख लेना बस. ओके, इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस बैच विद फिजिकल बुक्स, इसकी रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगी, आज ये वीडियो जब तक डल रही है, हो सकता है लाइव हो जाए रजिस्ट्रेशन या फिर कल हो जाएगी, तो आप प्लीज, और रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की आपको इंटीमेशन मिल जाएगी, यूट्यूब टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो प्लीज एंश्योर कि आप फटाफट से रजिस्टर कर लो, टू एंश्योर कि आपकी बुक्स पहले बुक हो जाए एंड डिस्पैच हो जाए. राइट? दैट वाज द ओनली एम. एंड विद रिस्पेक्ट टू बैकअप, यस 100% बैकअप आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. सो इफ यू फील आपकी कोई और क्लास चल रही है या उस दिन मैं नहीं अटेंड कर पाया, तो आप शाम को, रात को जो है 100% बैकअप के साथ जो है वो लेक्चर आप यू कैन व्यू इट एंड देन यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट डे. राइट? सो बाकी की जो और भी जो डिटेल्स होती है कि वो सॉफ्टवेयर प्राइस, वो सारा आपको वेबसाइट पे वाइल रजिस्ट्रेशन यू विल गेट इट. तो इसका जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक लाइव हो जाएगा, आई विल अपडेट यू एंड आई विल इंटीमेट यू. ठीक है? तो अब बात करते हैं सर अमेंडमेंट्स की. आ जाओ. हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू अवर चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स लेक्चर, दिस इज टेक्निकली पार्ट नंबर 2, बट एक्चुअल में ये हमारा मेन लेक्चर है, बिकॉज पार्ट नंबर 1 में हमने स्पेसिफिकली फेमा का जो मेजर अमेंडमेंट था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, उसको टारगेट किया था. बट हमने ये नहीं डिस्कस किया कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है, कौन कौन सी चीजें कवर हुई है. आपको बहुत सारे क्वेरीज रहे होंगे कि सर आपकी रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स लिए हैं, नवंबर 22 के लिए लिए या फिर May 23 के लिए लिए थे, तो हमारे अमेंडमेंट्स क्या क्या है, वो सारी बातें ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ओनली. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करूंगा, कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉ को अलग अलग करके हमारे, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी उस कंपनी लॉ के फोल्डर में लास्ट में कमेंटमेंट लेक्चर डलवा दूंगा. सो दिस विल बी द सेम वीडियो. इफ यू डोंट वॉच थ्रू दैट पर्टिकुलर फोल्डर, आप ये यूट्यूब पे भी एक्सेस कर सकते हो. राइट? सो इसके अंदर हम सारी ऑल द डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है, क्या क्या कवर हो रखा है, नहीं हो रखा, ऑल दोज पॉइंट्स. स्टार्ट करें. पहले कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे एंड आई विल टेल यू कि ईच एंड एवरीथिंग क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. So, this is with respect to CA Final Law paper number 4 amendments for May 23. तो हमारा 31 अक्टूबर 2022 तक का जो पीरियड है वो रेलिवेंट था. Now, a brief summary of the amendments. पहले हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं. एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आईसीए ने जो आपका अमेंडमेंट्स का पब्लिकेशन दिया, दैट इज फॉर May 23, उसके अंदर अगर आप पीरियड देखोगे तो दे हैव कवर्ड द पीरियड ऑफ 1st May 21 टू 31st October 22. एक्चुअल में जो हमारा रेलिवेंट पीरियड है वो रहता है 6 महीने. मतलब अगर आप नवंबर 22 से May 23 में आ रहे हो, फॉर May 23 आवर रेलिवेंट पीरियड इज एक्चुअली 1st May 22 से लेके 31st October 22. राइट? बट इन्होंने पिछले साल की भी सारी अमेंडमेंट्स इसके अंदर दे दी है. तो अगर आप देखोगे तो इसमें से बहुत सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, क्योंकि वो नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल थी. अब उससे भी पहले के अगर आपने अमेंडमेंट्स नहीं कर रखी है तो आप क्या कर सकते हो, तो मैं जो नवंबर 22 की मेरी अमेंडमेंट वीडियो थी उसको मैं लिंक दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. जस्ट वॉच दैट, उसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर हो रखी है. राइट? एंड फिर आप May 23 में आना. ठीक है? बट बुक्स का, क्लासेस का, बाकी सारा स्टेटस में यहां पे आपको डिस्कस करा रहा हूं. जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. अभी बहुत सारे सवाल होंगे, वेरी वेरी नॉर्मल फॉर दैट.
बट जस्ट गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली, आफ्टर दैट यू विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है, जो मैं ये नोट्स यूज कर रहा हूं, ये जो पीडीएफ यूज कर रहा हूं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड दिस विल बी कंबाइंड विद द नोट्स दैट आई हैड गिवन यू इन द पार्ट नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो थोड़ा रुको, सारा होने दो, क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या बातें होनी है क्या क्या नहीं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये सीरियल नंबर जो मैंने मेंटेन किया है, दिस इज एज पर आईसीआई पब्लिकेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है नहीं सर ठीक है आपके नोट्स ठीक है, एक बार मुझे आईसीआई की पब्लिकेशन भी देखनी है, तो आप देख लेना, सारा कुछ मिल जाएगा। राइट, सो चैप्टर नंबर 2 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, उसके अंदर एक रूल 4 होता है विच टॉक्स अबाउट सर्टेन मैटर्स विच कैन नॉट बी डेल्ट विद थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो विजुअल मींस। वो रूल नंबर 4 अब डिलीट हो चुका है, अब मतलब बहुत पहले ही डिलीट हो गया था, बट आपके इसमें ऑलरेडी वो दे रखा है। सो हमारे बुक्स में एंड हमारी क्लासेस में ये लास्ट वाला जो कॉलम है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आवर बुक्स एंड आवर क्लासेस। सो इट कैन बी नवंबर 22 और May 23। तो May 23 वालों को बस अमेंडमेंट्स वाला पोर्शन एक्स्ट्रा करना है, मटेरियल और वो जो रिकॉर्डिंग है वो नवंबर 22 वाली ही आपके लिए एप्लीकेबल है। राइट, सो क्या हमारे बुक्स में ये कवर्ड है? यस, इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन आवर बुक्स एंड आवर क्लासेस, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। और ये नया अमेंडमेंट नहीं है। राइट, दिस इज नॉट अ न्यू अमेंडमेंट। तो मैं यहां पे भी आपको एक एरो बना दूंगा क्रॉस या फिर राइट का, दैट मीन्स कि वेदर इट इज एक्चुअली अ न्यू अमेंडमेंट और नॉट। ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो मैं फिर से बता रहा हूं, अमेंडमेंट्स का पुराना वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनीज के रिस्पेक्ट में एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन रिलीज करी गई थी, दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 393A इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट दिस काइंड ऑफ एन एग्जेम्पशन। क्या ये नया अमेंडमेंट है? आंसर इज नो, और ये हमारे बुक्स और क्लासेस के अंदर भी ऑलरेडी कवर्ड है। ये पुराना अमेंडमेंट है, ये नया अमेंडमेंट नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन कंपनीज एक और एक्सप्लेनेशन डाली गई थी विच टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मोड मीनिंग, that is with reference to the definition of a foreign company section 2 clause 42। क्या ये नया अमेंडमेंट है? आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये हमारे बुक्स और क्लासेस में अपडेटेड है? आंसर इज यस, एवरीथिंग इज अपडेटेड, कुछ नहीं करना मेरे क्लास वालों को, नथिंग टू बी डन। अब अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में रूल नंबर 6 अगर आपको याद होगा, हम बात करते हैं डेटा बैंक फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके अंदर एक एग्जेम्पशन की बात करते हैं फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। उसके अंदर एक क्लॉज सब्स्टिट्यूट हुआ था और एक प्रोविजो ऐड करा गया था जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये सारे इन प्रैक्टिस, और एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट जिनका 10 साल का, इन चारों का 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है, सो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ टेस्ट। ये चीज चेंज आई थी। क्या ये नया अमेंडमेंट है? आंसर इज नो, ये नवंबर 22 के लिए भी था। और क्या ये मेरे बुक्स और क्लासेस में कवर्ड है? आंसर इज यस। तो अभी तक ये सारे के सारे पुराने ही अमेंडमेंट्स इन्होंने रिपीट किए हैं, ये क्रॉस मतलब रिपीट करे हैं, और क्लासेस में भी सारा अपडेटेड है। नाउ निधि अमेंडमेंट रूल्स में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे चेंजेस किए थे। क्या वो उसमें से कोई भी चेंज नया है? आंसर इज नो, कुछ भी चेंज नया नहीं है। बट मेरे क्लास वालों को एक पॉइंट बस कवर करना है, एक लाइन आपको बस लर्न करनी है, जो कि पॉइंट नंबर ए में है। ये रहा पॉइंट नंबर ए, नीचे डिटेल्स में दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए। निधि के रिस्पेक्ट में आपको एक लर्न करना है पॉइंट, क्या? ब्रांच मीन्स अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ निधि। ये वैसे रेलिवेंट नहीं है इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको पूछ लिया कि भैया ब्रांच क्या होता है, तो आपको एग्जैक्ट ये लाइन लिख के आनी है। बाकी सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है। बल्कि मैं एक और चीज बता दूं आपको, May 23 वालों, नवंबर 22 में तो मैंने बता ही दिया था, May 23 वालों आपको सिर्फ उसके अंदर एक रूल नंबर 3B जो है, रूल नंबर 3B निधि के अंदर रूल नंबर 3B जो मैंने क्लास में करा रखा है, जो कि एक अमेंडमेंट था, बट आईसीआई ने उसको प्रिस्क्राइब नहीं करा। आईसीआई ने उस अमेंडमेंट को नहीं बताया कि आपको ये करना है, तो रूल 3B को आप जो है वो इग्नोर कर सकते हो। बल्कि मैंने सारी अमेंडमेंट करा दी थी, वो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब नहीं करी। ठीक है, तो 3B जो है रूल, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द निधि कंपनीज, जो पब्लिक कंपनीज फॉर्म हुई है एंड जिनको निधि का स्टेटस चाहिए, और वो अमेंडमेंट रूल्स के बाद बनी है। राइट, तो वो वाला रूल आपको नहीं करना, यू कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर पेज। बाकी एवरीथिंग कवर्ड। सो इज इट अ न्यू अमेंडमेंट? आंसर इज नो, नथिंग न्यू इन दिस। नेक्स्ट, अब इस वाले चैप्टर में जो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स है, इसके अंदर 3 रूल्स में छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, और ये नए चेंजेस है। तो ये मैं कहूंगा पहला नया अमेंडमेंट है, मतलब नया अमेंडमेंट मतलब एक एप्लीकेबल अमेंडमेंट है, जो कि एक्चुअल में सब बच्चों को करना है, मेरे वाले स्टूडेंट्स को भी करना है, जो जिन्होंने क्लास और बुक्स ली है। सो दीज 3 पॉइंट्स नीड टू बी कवर्ड, जो नीचे आपको डिटेल्स में दिए गए इन पॉइंट नंबर B, C और D। तो अब देखते हैं ये 3 पॉइंट्स कहते क्या है। B, C और D, आ जाओ। B, रूल नंबर 8 अगर आपको याद होगा, इन विच वी टॉक अबाउट द कंसेंट ऑफ अ डायरेक्टर, DIR 2 फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रोविजो ऐड हुआ है, उसके अंदर एक प्रोविजो ऐड हुआ है। क्या? इन केस द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज अ नेशनल
ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अगर ऐसी कोई कंट्री है जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर हो रहा है तो उसके लिए एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा उस बंदे को जो कंसेंट फाइल कर रहा है. दैट पर्सन हैज टू टेक अ सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड वो सिक्योरिटी क्लियरेंस उस कंसेंट के साथ लगा के देना है, उस कंसेंट के साथ लगा के देना है और फिर वो कंपनी DR-12 आगे फाइल करती है. क्या ये बात क्लियर है? अब यही सिमिलर चीज, बिल्कुल सिमिलर चीज एज इट इज आपको रूल 10 में भी लर्न करनी है. रूल 10 कहां पढ़ते हैं हम? विथ रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ डिन. याद है आपको रूल नंबर 9 में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, रूल 10 में वो डिन का आपको अलॉटमेंट होता है. तो उसके रिस्पेक्ट में एक आपको बात सेम टू सेम लर्न करनी है कि नो एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड इन केस द पर्सन अप्लाइंग डिन इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री which shares land border with India unless necessary security clearance from Ministry of Home Affairs Central Government is obtained and it has been attached along with the DIN application. तो जैसा DIR-2 में लगा के देना है वैसा ही ये DIN application के साथ security clearance देना है. तो ये दोनों तो as it is आपके लर्न हो जाएंगे क्योंकि दोनों में बातें सेम लिखी है. इसको छोड़ के अब एक जो पॉइंट नंबर D है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. आपको याद होगा कि आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. अगर आपने वो टेस्ट पास नहीं किया तो आपका नाम रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द डेटा बैंक. उसके रिस्टोरेशन के केस में, रिस्टोरेशन के चक्कर में एक सब रूल ऐड हुआ है, सब रूल 5. तो पढ़ो. एन इंडिविजुअल, बहुत इजी है, इसमें कुछ अमेंडमेंट मतलब कुछ खास नया बात नहीं है, बस पढ़ो नॉर्मल तरीके से. एन इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बैंक अंडर सब रूल 4, मतलब जिसने टेस्ट पास नहीं करा. अब क्या वो रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? आंसर इज यस, ही कैन अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेम. उसके साथ 1000 रुपए की फी लगा के देनी है. और ये जो इंस्टीट्यूट है कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, ठीक है, तो वो जो इंस्टीट्यूट है इट विल अलाउ रिस्टोरेशन, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है. क्या क्या? नीचे पढ़ो. हिज नेम शैल बी शोन इन अ सेपरेट रिस्टोर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्टोरेशन. मतलब जब उसने 1000 रुपए दिए और एप्लीकेशन फाइल करी, ये नहीं कि उसका नाम नॉर्मल तरीके से रीइंस्टेट कर दिया जाएगा ना, उसका नाम एक अलग कैटेगरी में शो किया जाएगा, दैट इज रिस्टोर्ड कैटेगरी. और विद इन 1 ईयर जिस वजह से वो बाहर निकला था कि टेस्ट नहीं पास किया, वो अब उसको टेस्ट पास करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर. क्लियर है बात? तो पढ़ो आगे. उसका 1 साल तक नाम अलग रखा जाएगा इस रिस्टोर्ड कैटेगरी में, जिसके अंदर ही शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. एंड जब वो टेस्ट पास कर लेगा तो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल डेटा बैंक में उसका नाम इंक्लूड कर लिया जाएगा, बट प्रोवाइडेड वो टेस्ट पास कर रहा है. और अगर उसने 1 साल में भी ये टेस्ट पास नहीं किया, नाम उसका अलग रिस्टोर कैटेगरी में डालने के बाद भी उसने 1 साल में टेस्ट पास नहीं किया, फेल होता रहा या फिर टेस्ट ही नहीं दिया, तो उस केस में उसका नाम अब बाहर कर देंगे. अब दोबारा वो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता, अब उसको नॉर्मल तरीके से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है. क्लियर है बात? तो आगे पढ़ लो. देयर आफ्टर हिज नेम शैल बी इंक्लूडेड ओनली इफ ही पासेस सच टेस्ट एंड इन सच केस the fees paid by him at the time of initial registration shall continue to be valid for the period for which it was initially paid. Suppose example start में उसने 5 साल के लिए फी पे करी थी, तो वही पीरियड उसका यहाँ पे लग जाएगा, उसको दोबारा फी देने की जरूरत नहीं है. लाइफ टाइम दे दी थी तो लाइफ टाइम उसकी फीस रहेगी, उसको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है. 1000 रुपए तो देगा क्योंकि 1000 रुपए रिस्टोरेशन फी है, बट बाकी की नहीं. क्लियर? और मैंने बताया इफ ही फेल्स टू पास दैट टेस्ट विद इन 1 ईयर हिज नेम शैल बी रिमूव्ड and then if he wants he can apply afresh, मतलब नया एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द डेटा बैंक. क्या ये बात क्लियर हुई है? क्या ये बात क्लियर हुई है? इसको छोड़ के बस एक और अमेंडमेंट है जो कि अगर आप पब्लिकेशन देखोगे तो पब्लिकेशन में कहीं दे नहीं रखी. क्यों? क्योंकि ना ICAI के मटेरियल में एज सच स्मॉल कंपनी को अलग से डिफाइन नहीं करा गया. स्मॉल कंपनी यूज किया गया है लेकिन स्मॉल कंपनी को डिफाइन नहीं करा गया, तो ICAI ने उसको अमेंडमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया. चांसेस है ये आपसे पूछे भी ना ICAI, क्योंकि ये इंटर में हम डेफिनेशंस में पढ़ते हैं, बट फाइनल में 2 क्लॉज 85 की स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अलग से इन्होंने जो है वो नहीं दी. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अलग से दिया है कि देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट इन द स्मॉल कंपनी. तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो लिमिट्स थी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टर्नओवर, वो डबल कर दी गई है. 2 करोड़ और 20 करोड़ था, अब वो डबल हो गया है. पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़. बाकी डेफिनेशन जो है वो एज इट इज है, उसका एनालिसिस में यहां नहीं करा रहा, बस लिमिट्स को ध्यान रख लेना. अब 4 और 40 करोड़ आपको लर्न करना है, ठीक है. शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़, ये आपको अमेंडमेंट ध्यान देनी है. बस ये थी कंपनी लॉ की. सर इतनी सी थी, 10-15 मिनट में हमारा काम हो गया. यस, कंपनी लॉ में और कोई चेंज नहीं था. तो अब ध्यान से समझना कि अगर आप May 22 के स्टूडेंट हो,
ठीक है, या फिर May 22 क्या कह रहा हूं, नवंबर 22 आपने दिया है और अब आप May 23 की तरफ जा रहे हो, अब आप May 23 की तरफ जा रहे हो, तो एक्चुअल में जो आपको अमेंडमेंट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ यही वाली करनी है विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ। ये 5 मिनट लगे मेरे को डिस्कस, 10 मिनट लगे डिस्कस करने में, बस यही अमेंडमेंट है, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। तो सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये चेंजेस आपको ध्यान देने हैं, ये और एक ये वाला भी आप कह सकते हो, ठीक है। बाकी सब आपके बुक्स और मटेरियल में एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड। क्या मैं बात आगे लेके जा सकता हूं? कंपनी लॉ का जो था वो यही तक था, कंपनी लॉ में और कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। अब इकोनॉमिक लॉस के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस है पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलओडीआर में आप देखोगे लिस्ट दे रखी है बहुत सारी बड़ी सी, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस दिए हुए हैं, वो रेगुलेशंस का चेंज नया नहीं है, दैट इज नॉट न्यू, मतलब दैट इज एक्चुअली नॉट एन अमेंडमेंट, वो पुराना वाला रिपीट किया हुआ है, राइट। तो हमारे बुक्स, हमारी क्लासेस, एवरीथिंग इज कंप्लीटली अपडेटेड, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अगर आपको लगता है आपने नवंबर 22 की नहीं करी अमेंडमेंट, तो वो आप एक बार प्लीज चेक कर लेना, डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दे रखी है वीडियो की, उसमें से आपको वो चीज करनी है, राइट। अब नेक्स्ट, फेमा के एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में एक फर्क आया था, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। सो वो अमेंडमेंट भी नया नहीं है, वो उन्होंने रिपीट किया हुआ है फ्रॉम नवंबर 22 अमेंडमेंट। सो इज इट न्यू अमेंडमेंट? आंसर इज नो। अगर नहीं कर रखा है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या वो हमारे बुक्स में कवर्ड है? एवरीथिंग इज कवर्ड, क्लासेस में मैं कवर करा चुका हूं, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। अच्छा, ईसीबी में कुछ चेंजेस आए थे, क्यों आए थे वो चेंजेस ड्यू टू लिबर ट्रांजिशन। अब हम लिबर से दूर जा रहे हैं, आपको याद होगा एआरआर की बातें हुई थी, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, वो उन्होंने आपके पब्लिकेशन में दे रखा है अमेंडमेंट्स की। क्या वो नया है? आंसर इज नो, वो पुराना ही अमेंडमेंट है, वो पुराना ही अमेंडमेंट है, तो वो एक्चुअल में नया अमेंडमेंट नहीं है। अब वो नवंबर 22 की डिस्कशन में कवर हो चुका है, तो अगर नहीं करा हुआ तो प्लीज आपको वो चीज एक बार देखनी पड़ेगी। सो अगेन, क्या वो मेरे बुक्स और क्लासेस में कवर है? आंसर इज यस। तो मेरे क्लास के हिसाब से तो आपको बहुत ही कम चीजें कवर करनी है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप एक जनरल, मतलब आपने मेरे से नहीं लियो क्लासेस, सो यू शुड गेट अ कंप्लीट आइडिया। नेक्स्ट, फेमा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज रूल्स एंड प्लस रेगुलेशंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, रूल्स प्लस रेगुलेशन, वो नई इंसर्ट हुई थी, वो सबको ही कवर करनी है, वो सबको ही कवर करनी है, चाहे मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, और वो चीज ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में मैं कवर करा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप वो पार्ट नंबर 1 देख ले, वो आप पार्ट नंबर 1 देख लो, राइट। तो पार्ट नंबर 1 में एंटायर थिंग हैज बीन कवर्ड, नोट्स भी मैंने दे दी है। एफसीआरए और आईबीसी में अब कुछ अमेंडमेंट्स है जो हमें करनी है, तो एक काम करते हैं, सीधा पॉइंट नंबर ई से नीचे चीजें ही स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। ओके, आ जाओ पॉइंट नंबर ई। अब एफसीआरए के रिस्पेक्ट में आपको एक चीज याद होगी कि रूल नंबर 6 में हम बात करते हैं इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट in case the foreign currency is received from relative in excess of rupees 1 lakh or equivalent, and if you remember carefully the intimation had to be filed within 30 days। अब उसके अंदर दो चेंजेस है, वो 1 लाख की जो लिमिट है वो 10 लाख कर दी गई है। सो इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ 10 lakh or equivalent, now you need to file the form required for the purpose of intimation to central government, and the time limit has been changed from 30 days to 3 months। 30 days to 3 months, तो दो अमेंडमेंट है, 1 लाख को 10 लाख कर देना और टाइम लिमिट 30 दिन से 3 महीने कर देना। मेरे बुक के अंदर ही आप उसको अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ अलग से नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। नाउ with respect to submission of applications for revision of orders under section 32, that is read with rule number 20, यहां पे रिवीजन होता है ऑर्डर का बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको याद होगा सेक्शन 32, उसके रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस है। पहले रूल नंबर 20 में क्या लिखा था कि जब आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर पर्पस ऑफ रिवीजन, आप एप्लीकेशन फाइल करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके साथ 3000 रुपए देते हो, वहां पे लिखा था एप्लीकेशन नीड्स टू बी गिवन इन प्लेन पेपर। वो प्लेन पेपर को डिलीट करके अब आपको क्या लर्न करना है, इन सच फॉर्म एंड मैनर इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लेन पेपर को डिलीट करना है आपको, ठीक है, मैं इसको काट के दिखाऊं क्या, रिडायरेक्ट हो जाता है ना इसमें, रिट्रैक्ट, हाँ ये रहा। तो प्लेन पेपर अब आपको डिलीट करना है और उसके अंदर क्या लर्न करना है, ये वाली लाइन, और उसके रिस्पेक्ट में आईसीए ने एक आईसीए कह रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है, क्या कि इट इज हियर बाय ऑर्डर्ड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September 22 an application under section 32 of the FCRA for the purpose of revision of an order passed by the competent authority shall be made only and only in electronic form।
आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अब एक एप्लीकेशन फाइल करनी है एंड थ्रू द वेबसाइट fcraonline.nic.in, ये सरकारी वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी है। तो रूल नंबर 20 में अब आपकी एप्लीकेशन कैसी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकली जाएगी और इस वेबसाइट का नाम आपको लर्न करना है fcraonline.nic.in। क्या बात क्लियर है? ये था एक छोटा सा अमेंडमेंट। नाउ इसी के रिस्पेक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने कुछ FAQs जो है वो रिलीज किए हैं। दीज FAQs आर विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन। FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसको एक बार रीडिंग लेना है, ज्यादा कुछ इसके अंदर रट्टा वाली बात नहीं है। अब हु इज एलिजिबल टू सबमिट द रिवीजन एप्लीकेशन? एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर FCRA एक्ट and the rules and is aggrieved of an order of central government may prefer revision application as per section number 32। भैया आप रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, अब आप रिवीजन एप्लीकेशन कब फाइल करोगे? जब आपको कुछ दुख हुआ ना, तभी तो। unless and until you are aggrieved, why would you seek any kind of revision, right? और कोई एरा गैरा तो आ नहीं जाएगा, कोई थर्ड पर्सन तो आके एप्लीकेशन फाइल करेगा नहीं। he needs to be registered। So two keywords need to be learned. If a person is registered and he is aggrieved, he can file an application under section 32। इसके अंदर और कोई बात नहीं थी। Next, can the revision application be sent through physical mode, that is on paper mode? अरे नहीं, अभी तो ऊपर बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड fcraonline.nic.in, उसके ऊपर फाइल करो ना, तो इसीलिए कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन नॉट अलाउड। नेक्स्ट, ये डेट दे रखी है पर ये डेट का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आप लर्न करो कि फिजिकल की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त की डेट इन्होंने दे रखी है कि वहां से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड ही अलाउड है। What is the procedure for an association to file an application for revision of an order which is passed by competent authority under FCRA? तो एसोसिएशन का भी कोई नया तरीका नहीं है, बस हल्का सा उन्होंने बोला कि भैया स्कैन करके अपना एप्लीकेशन फाइल कर देना। तो पढ़ो, any organization which wants to file an application for revision of an order passed by the competent authority may upload a scanned copy of application on the FCRA portal, जो ऊपर दिया गया है, under the main heading of services under FCRA and sub heading of revision application under 32 FCRA 2010। तो उसके अंदर सिलेक्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक, जब आप फाइलिंग करते हो तो मेन हेडिंग देनी है आपको, मेन सिलेक्ट करना है सर्विसेज अंडर FCRA और सब हेडिंग देनी है रिवीजन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 32। अब कोई और फाइल कर रहा होता तो वो भी तो यही सिलेक्ट करेगा। तो इससे मतलब एज सच कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है हमारा। क्लियर है बात? आगे बढ़ा सकते हैं बात को? हाँ सर। नेक्स्ट, इज इट रिक्वायर्ड टू सेंड अ फिजिकल कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड रिवीजन एप्लीकेशन टू MHA? अरे भैया अभी तो बोला इलेक्ट्रॉनिक दे देना, फिजिकल की फिर इलेक्ट्रॉनिक की दोबारा फिजिकल कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, ना फिजिकल चाहिए ना कॉपी चाहिए, राइट? सो नो नीड टू सेंड एनी फिजिकल कॉपी। इज देयर एनी फॉर्मेट फॉर रिवीजन एप्लीकेशन? ना। Scanned copy of the duly signed application in plain paper is acceptable। कोई ऐसा लिखा होना चाहिए, ये लैंग्वेज चाहिए, वो लैंग्वेज चाहिए, नथिंग। अपना एप्लीकेशन लिख देना, उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट के ऊपर जो है वो सबमिट कर दो, हम कोई फॉर्मेट नहीं बता रहे। इज द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट जस्टिफिकेशन for the revision of order? The applicant who is registered and who is aggrieved, does he need to provide any justification why he is going for revision? Answer is yes। Without justification नहीं ना। आप कहते हो आप दुखी हो, आप बोलते हो कि आप दुखी हो, आप एग्रीव्ड हो, अरे भाई बताओ क्यों एग्रीव्ड हो? ये थोड़ी मेरा मन कर गया मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया। नो, जस्टिफिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फी क्या है? 3000 है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये फी ऑलरेडी उसके अंदर दे रखी थी रूल नंबर 20 में, मेरे क्लास के अंदर भी, या फिर आपने कहीं और से पढ़ा होगा तो वहां पे भी रूल नंबर 20 में ये चीज दे रखी है। दिस इज नॉट नथिंग न्यू, तो इसको आप काट भी सकते हो, गेटवे के थ्रू आप पे करोगे। What is the time limit for making application for revision which is of the order which is passed by competent authority? इसकी जो टाइम लिमिट है 1 year from the date on which order was passed, और अदरवाइज उसको उसके बारे में पता था तो ये नो और कम्युनिकेटेड whichever is earlier, this is also nothing new। ये टाइम लिमिट में कोई चेंज नहीं है, ये ऑलरेडी सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 में मैं कवर करा चुका हूं आपको, मैं या फिर आपने जहां से भी पढ़ा होगा, तो सेक्शन 32 में ये ऑलरेडी था। नथिंग न्यू, नो अमेंडमेंट, तो ये भी फालतू था। बस ये था हमारा FCRA, ये थी हमारी FCRA की अमेंडमेंट्स। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें भी कोई एज सच कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, बस ये रूल 6 के जो चेंज है और ये रूल 20 का जो चेंज है। अब आते हैं सर IBC में। IBC में ना 3-4 रेगुलेशन की छोटी छोटी बातें चेंज हुई है, बाकी मेजर चैप्टर सब कुछ चेंज है, कोई बहुत कंसेप्चुअल फंडामेंटल चेंज नहीं है, रेगुलेटरी चेंज है। तो पढ़ते हैं हम एक रेगुलेशन नंबर 18 बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट पर्संस का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। उसके अंदर ये रेगुलेशन 18 किसका है ना, वो मैंने ऊपर दिया हुआ है जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए। किसका है ये रेगुलेशन 18? दिस इज ऑफ
IRP फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशंस। आगे अगला रेगुलेशन किसका है, ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो ये जस्ट आपको रीड करना हो तो आप ले सकते हो यहाँ से रीड, बट डिटेल क्या है अमेंडमेंट का वो उस पर हमारा ज्यादा ध्यान है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द मीटिंग्स ऑफ कमिटी, अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द कमिटी एज एंड व्हेन ही कंसिडर्स नेसेसरी। क्या ये कोई नया पॉइंट है, आंसर इज नो, ये पहले भी था। नेक्स्ट, अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वीन अ मीटिंग इफ ही कंसिडर्स नेसेसरी ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एंड शल। आप देख रहे हो फर्क, यहां पे वर्ड दिया गया है मे, मतलब उसकी मर्जी है। अगर नॉर्मल से रिक्वेस्ट आई तो उसकी मर्जी है, एंड शल मतलब मैंडेटरी। अब तो उसको रखवानी ही पड़ेगी। कब रखवानी पड़ेगी, इफ द सेम इज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। क्या ये भी कोई नया चेंज है, आंसर इज नो, ये भी एज इट इज है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। ये 33% वाली बात पहले भी लिखी गई थी। तो सर फर्क क्या है, अब जो एक्सप्लेनेशन डली गई है और ये जो प्लेसिंग ऑफ प्रपोजल है ये थोड़ा सा चेंज है, राइट। तो ये आपको पढ़ना है, ये मेरे क्लास वालों को पढ़ना है। ऊपर वाला जो मैंने दिया है ना ABC का, ये मेरे क्लास वालों को सबको पढ़ना है। बुक्स के लिए, बुक्स के रेफरेंस में भी आपको ये अमेंडमेंट करनी है। आ जाओ क्या कह रहा है ये देखो, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 2 जो हमने ऊपर पढ़ा ये वाला, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द मीटिंग मे बी कन्वीन्ड अंडर दिस सब रेगुलेशन टिल द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 और ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन इज पास्ड अंडर 33। वो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि आप ये जो मीटिंग है ना ये कब तक रखवा सकते हो, इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन, कि जब तक ऑर्डर नहीं आता NCLT का, या फिर जब तक कंपनी के ताले लगने का ऑर्डर नहीं आता लिक्विडेशन का, तो जब तक ऑर्डर अप्रूव नहीं होता या फिर लिक्विडेशन नहीं होती तब तक आप मीटिंग रखवाते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। थर्ड, प्लेसिंग ऑफ प्रपोजल। आप उस पर्टिकुलर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसके पास अगर कोई प्रपोजल आया तो वो कब रखेगा, उसके अंदर उन्होंने मे और शैल वाली बात लिख के सेम टू सेम ऊपर वाला ही मैटर रिपीट किया, ये वाला मीटिंग्स के रिस्पेक्ट में जो है, तो पढ़ो सेम लैंग्वेज है। अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मे प्लेस अ प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द कमिटी इन अ मीटिंग इफ ही कंसिडर्स नेसेसरी and shall place the proposal if the same is made by the members of the committee representing at least 33% of the voting rights। मतलब अगर उसको कोई प्रपोजल आया, कमिटी ने बोला काम करो ये वाला प्रपोजल डिस्कस करते हैं कमिटी में, तो अगर उन्होंने प्यार से सिर्फ रिक्वेस्ट करी और उसको लगा कि yes if he also thinks it is necessary तो वो रखवा देगा, उसकी मर्जी है। when I use the word may, this is उसकी मर्जी, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर 33% और मोर वोटिंग राइट्स वालों ने बोला कि भैया ये प्रपोजल रखवाना है तो उसके पास अब मर्जी नहीं है, अब उसके लिए वो चीज शल बन जाएगी। नेक्स्ट, रेगुलेशन नंबर 5 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विडेशन। हम बात करते थे अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर की अंडर द टॉपिक ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर अंडर वॉलेंट्री लिक्विडेशन। इसके अंदर हम बोलते थे कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो कॉर्पोरेट पर्सन है, वो लिक्विडेटर को चेंज कर सकता है, और नया बंदा जो आएगा ना, नया प्रोफेशनल जो आएगा, उसको पहले विद इन 3 डेज बोर्ड को बताना पड़ता था कि भैया मैं आ गया हूं करके, विद इन 3 डेज। वो 3 डेज का बस 7 डेज हो चुका है। मैंने पैराग्राफ दिया हुआ है, ये चीज बुक में आपकी दे रखी है, बस वहां पे 3 की जगह 7 कर देना, 3 की जगह 7 डेज कर देना। आगे बढ़ सकते हैं। यस, एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, FC मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो जब एक एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल करता है, उस बंदे को उसकी कॉपी ऑफ दैट एप्लीकेशन भिजवानी पड़ती है टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज वेल एज टू द बोर्ड। तो मतलब उसने NCLT में एप्लीकेशन फाइल करी और उसकी कॉपी उसको भिजवानी है टू दैट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटर जिसका रिजोल्यूशन प्रोसेस वो स्टार्ट कराना चाहता है। अलोंग विद दैट वो बोर्ड को भी एक कॉपी भेज देगा। ठीक है, कैसे? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये चारों आपको लर्न करने एज इट इज। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बाय हैंड देके आएगा हाथ से, या फिर ईमेल वगैरह भेज देगा। और ये उसको काम कब करना है? बिफोर ही गोज एंड फाइल्स दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बोले तो NCLT। तो ये एक छोटी सी बात आपको बस लर्न करनी है। ठीक है, और एक प्रोविजो इंसर्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन नंबर 30 विच टॉक्स अबाउट कोलेशन ऑफ क्लेम्स। लिक्विडेशन के टाइम कोलेशन ऑफ क्लेम्स होता है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में ये बात बोलता है क्या? दैट लिक्विडेटर शैल ऑल्सो वेरीफाई द क्लेम्स कोलेटेड ड्यूरिंग CIRP बट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस। वो जब क्लेम्स कोलेट करता है लिक्विडेशन के टाइम, हो सकता है किसी ने CIRP के टाइम अपना क्लेम प्रूव किया हो, लेकिन लिक्विडेशन के टाइम उसकी तबियत खराब है या कुछ भी है, उसका क्लेम नहीं आया,
तो वो कह रहे हैं कि आप वो वाले क्लेम्स को भी एक बार वेरीफाई कर लेना जो सीआईआरपी के टाइम तो आए थे, लिक्विडेशन के टाइम नहीं आए, ठीक है। और वो लिक्विडेटर को कब तक करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस। जो भी लास्ट डेट होगा फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स अंडर लिक्विडेशन, उस दिन से विद इन 30 डेज, एंड अगेन इधर ही विल एडमिट और रिजेक्ट दैट क्लेम इन होल और इन पार्ट। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो ऑब्वियसली वो जो भी क्लेम आता है लिक्विडेशन वाला, वो या तो पूरा एडमिट करेगा या पूरा रिजेक्ट करेगा, या उसमें से पार्ट एडमिट करेगा या पार्ट रिजेक्ट करेगा। बस मेन बात क्या है कि उसको वो वाले क्लेम्स भी वेरीफाई करने हैं जो सीआईआरपी के टाइम आए बट लिक्विडेशन के टाइम नहीं आए। बस ये था सर। कितना टाइम लगा हमें? यही आपकी अमेंडमेंट्स। बस मेन क्या है वो पार्ट नंबर 1 ये है हमारा मेन, जिसके अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऐड हुए हैं। उसके अंदर हमें ढाई घंटे के आसपास वो लेक्चर है, राइट। बट बैलेंस आप देखोगे तो ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर अवर अमेंडमेंट्स लेक्चर। आई होप दिस वाज यूजफुल। ये पीडीएफ का नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस देयर इज एनी अदर क्वेरी यू कैन गेट इन टच विथ मी। आपको बैच के रिस्पेक्ट में भी कोई क्वेरी है या एनीथिंग लाइक दैट, 9560436910, जस्ट गेट इन टच विथ मी, ठीक है। सो बढ़िया से पढ़ाई करो। अब लॉ आपका पूरा मैंने अपडेट करा दिया है, 3-4 महीने बचे हैं। जी जान लगा के मेहनत करो। हो सकता है May 23 में लॉ अपना लास्ट रहे और उसके बाद उसका हमें फेयरवेल रखवाना पड़ जाए, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, आई विल स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।